वेलकम बैक टू योर चैनल साक्षी नोट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर यानी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज। नेक्स्ट है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। उसके बाद एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स, ओलंपिक सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, oath and anthem, and last topic है Olympic movement structure, IOC, NOC, IFS and other members। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि ओलंपिक्स क्या है। The Olympic Games are a festival that originated in ancient Greece and revived in the century। Revived का मतलब होता है पुनर्जन्म होना। ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स वह त्योहार है जिसकी उत्पत्ति एंशिएंट ग्रीस में हुई और उसे पुनर्जीवित किया गया बाद में। वो आगे बताऊंगी कि एंशिएंट ओलंपिक क्या थी, मॉडर्न ओलंपिक क्या है, वो सब। दे आर द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे आर द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड इंक्लूड्स एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंक्लूड करते हैं एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के, यानी पूरे वर्ल्ड के जो एथलीट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या करते हैं। ओलंपिक्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है एंशिएंट ओलंपिक्स एंड नेक्स्ट है मॉडर्न ओलंपिक्स। तो एंशिएंट ओलंपिक्स की हिस्ट्री देखते हैं पहले। तो ये स्टार्ट हुए थे ओलंपिया वैली में 776 बीसी में, हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड जियस। ऑनर होता है सम्मान, गॉड जियस के सम्मान पे इनको जो है स्टार्ट किया गया था। बैंड और स्टॉप्ड बाय थियोडोसियस द किंग ऑफ रोम इन 394 एडी। यानी कि थियोडोसियस जो कि रोम के राजा थे, उन्होंने 394 एडी में इसको बैन कर दिया था या फिर बंद कर दिया था। ये जो होते थे हर साल, मतलब हर 4 साल बाद होते थे ओलंपिया में। एंशिएंट ओलंपिक्स जो थी वो 5 दिन चलती थी, 5 डेज। फर्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी होती थी, सेकंड डे एनिमल गेम्स होते थे, थर्ड डे फुट रेसेस, चैरियट रेस, चैरियट मीन्स की रथ दौड़, रथ, थ्रोइंग होती थी, जंपिंग वगैरह होती थी। फोर्थ डे बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग एटसेट्रा। फिफ्थ डे क्लोजिंग सेरेमनी होती थी विद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं विनर्स को अवार्ड्स क्या क्या मिलते थे। तो पहला है पोएम्स इन प्रेज ऑफ विनर्स। विनर्स की तारीफ में पोएम्स गाई जाती थी। ऑलिव लीव्स क्राउन, ऑलिव के पत्तों का क्राउन, ताज पहनाया जाता था। फूड ग्रेन्स एंड एनिमल्स, फूड ग्रेन्स दिए जाते थे यानी अनाज या फिर एनिमल्स दिए जाते थे। रूल्स देखते हैं क्या क्या थे। कंपिटिटर्स मस्ट बी ओनली ग्रीक। पहला रूल है कि कंपिटिटर्स जो होने चाहिए वो ग्रीस से ही होने चाहिए, ग्रीस से बाहर का कोई कंपिटिटर नहीं होना चाहिए। जो दूसरा रूल था वो था कि भी ओलंपिक गेम्स शुरू होने से 1 महीना पहले ही कंपिटिटर्स ओलंपिया में स्टे करेंगे। थर्ड रूल था कि भी वुमेन को पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है, प्लस गेम्स को देखना भी अलाउड नहीं है। और लास्ट रूल था कि सेवेज और कन्विक्टेड लोग अलाउड नहीं हैं, यानी कि असभ्य और दोषी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंशिएंट ओलंपिक्स में। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, अब इसकी हिस्ट्री देखो। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896, ये डेट याद रखना, एथेंस में हुई थी, विद द एफर्ट्स ऑफ बैरन पेरिडी कुबर्टिन। ये नाम याद रखना है। इनको फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स भी बोला जाता है। बैरन पेरिडी कुबर्टिन को फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स भी बोला जाता है। तो इनके एफर्ट्स से जो है ओलंपिक गेम्स को द्वारा से रिवाइव किया गया, द्वारा से मतलब स्टार्ट किया गया। तो इन्होंने एफर्ट्स किए जिसकी वजह से हमारी जो ओलंपिक गेम्स थी वो एक मॉडर्न तरीके से द्वारा से शुरू हो सकी। तो पहले यानी 1896 एथेंस में जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक गेम्स 1896 के बाद हर 4 साल बाद हुए। बस 1916, 1940, 1944 में नहीं हुए क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड वॉर्स चल रही थी। तो हमारी लास्ट ओलंपिक 2021 में हुई थी टोक्यो जापान में, और नेक्स्ट ओलंपिक जो है हमारी वो 2024 में है, जो कि है पेरिस फ्रांस में।
तो इसमें इसका रूल था कि मेल भी प्लस फीमेल भी, यानी दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओलंपिक गेम्स में। हमारी जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है वो जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन को भेजेगी ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अवार्ड्स देखिए, सिंपल बात समझो, टॉप 8 जो आते हैं, टॉप 8 को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और टॉप 3 यानी फर्स्ट को गोल्ड, सेकंड को सिल्वर और थर्ड को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ऑलराइट, तो मॉडर्न ओलंपिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी पहला पार्ट है समर ओलंपिक्स और दूसरा है विंटर ओलंपिक्स। अब इनको समझते हैं कि समर ओलंपिक्स क्या है और विंटर ओलंपिक्स क्या है। तो सबसे पहले देखो समर ओलंपिक्स, ये सबसे पहले कब हुए थे? 1896 एथेंस में, ग्रीस में। और ये जो है हर 4 साल बाद, यानी लीप ईयर, जिस साल लीप ईयर होता है उस साल समर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये जो है बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें 200 से ज़्यादा कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक्स, तो वो स्पोर्ट्स जो स्नो या फिर आइस पे खेले जाएं, ऐसे गेम्स विंटर ओलंपिक्स में आते हैं, जैसे कि आइस हॉकी, स्काई जंपिंग एटसेट्रा। ये फर्स्ट टाइम 1924 में हुए थे चेमोनिक्स में, फ्रांस में। ये भी हर 4 साल बाद होते हैं, पर समर ओलंपिक्स के 2 साल बाद होते हैं, यानी उसी साल नहीं होते। जिस साल समर ओलंपिक्स होती है उसी साल नहीं होते, समर ओलंपिक्स के 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होते हैं। अब ये जो इवेंट है अपना विंटर ओलंपिक्स, ये समर ओलंपिक्स से छोटा इवेंट है क्योंकि इसमें 100+ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और समर ओलंपिक्स में 200+ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि समर ओलंपिक्स क्या है और विंटर ओलंपिक्स क्या है। अब देखते हैं इनके सिंबल्स। ओलंपिक सिंबल्स, तो मॉडर्न ओलंपिक का सिंबल 5 कलर्ड इंटरलेस्ड रिंग्स हैं, जिसमें कलर कौन कौन से हैं? ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, जो कि क्रिएट प्लस डिजाइन किया था पैरेडी कोबर्टिन, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने डिजाइन किया था इसको। ये जो रिंग्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। फर्स्ट इज नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नेक्स्ट अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट इज यूरोप। प्लस ये एक और चीज रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इन सभी देशों की, इन पूरे वर्ल्ड की जो पार्टिसिपेट करने वाले ओलंपिक गेम्स में, उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनाइटिंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्पीट एट द ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक फ्लेम। तो ओलंपिक फ्लेम को इंट्रोड्यूस किया था 1928 के गेम्स में और द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीक। जो ओलंपिक फ्लेम है वो एंशियंट और मॉडर्न ओलंपिक के बीच में जो कॉन्टिन्यूटी है उसका प्रतीक है, प्लस द लाइट ऑफ स्पिरिट, नॉलेज एंड लाइफ। द लाइट ऑफ स्पिरिट, नॉलेज एंड लाइफ, यानी आत्मा, ज्ञान और जीवन के प्रकाश का प्रतीक है। ओलंपिक फ्लेम जो है आत्मा, ज्ञान और जीवन के प्रकाश का प्रतीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक टॉर्च रिले। ओलंपिक टॉर्च रिले क्या होता है? ओलंपिक टॉर्च रिले है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1936 in the Berlin Games. Modern games are opened officially by runners carrying a burning torch from the temple of Zeus. यानी जियस के मंदिर से एक जलती हुई टॉर्च को लेकर रनर्स भागते हैं। ऐसे मॉडर्न ओलंपिक्स जो है हमारे ऑफिशियली ओपन किए जाते हैं। ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी के दौरान द लास्ट रनर कैरीज द टॉर्च इनटू द ओलंपिक स्टेडियम। जो लास्ट रनर होता है वो टॉर्च को ओलंपिक स्टेडियम में लाता है। द फ्लेम इज देन लिट फ्रॉम द टॉर्च। तो जो हमारा ऊपर हमने जो पढ़ा है फ्लेम, तो ओलंपिक फ्लेम जो है उसके बाद इस टॉर्च से जो वो लेके आता है, इस टॉर्च से जलाया जाता है और ये तब तक चलता है जब तक कि ओलंपिक स्टेडियम मतलब ओलंपिक गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी नहीं हो जाती, तब तक ये जो फ्लेम है वो जलता रहता है। तो ओलंपिक टॉर्च रिले जो है ये इस चीज का प्रतीक है कि हम जो है ओलंपिक ट्रेडिशंस को एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास कर रहे हैं, इस चीज के प्रतीक है ओलंपिक टॉर्च रिले। ओके, ओलंपिक मैस्कॉट्स। तो ओलंपिक मैस्कॉट्स बेसिकली करेक्टर्स होते हैं, कोई एनिमल करेक्टर या फिर कोई ह्यूमन फिगर जो कि उस कंट्री के, जो कंट्री होस्ट कर रही है उस कंट्री के कल्चर को दर्शाता है। ऐसे करेक्टर्स होते हैं और ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब किए गए थे? 1932 में समर ओलंपिक्स में, जो थी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। अब देखते हैं ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो जो है 3 लैटिन वर्ड्स से बना है, सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस, जिसका मतलब है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, जिसको इंट्रोड्यूस किया था 1924 में।
तो अब जो है ओलंपिक मोटो जो है अमेंड कर दिया गया है, यानी अमेंड का मतलब होता है चेंज कर दिया गया है। अब हो गया है, पहले फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर था, बट अब फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर प्लस टुगेदर हो गया है। ये चेंज हुआ है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन में जो टोक्यो में हुआ था 2021 में। और अब हम इसको लैटिन में कैसे पढ़ेंगे? सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिस। ऑल राइट। ओलंपिक फ्लैग डिजाइन किया था पैराडी कबॉटी ने 1913 में, बट इसको फर्स्ट टाइम लहराया था 1920 में एंटवर्प के बेल्जियम ओलंपिक गेम्स में। और ये जो है मिल्की वाइट कलर का है, जो दर्शाता है कि पीस यानी कि शांति को दर्शाता है, प्लस प्योरिटी ऑफ द स्पिरिट यानी आत्मा की प्योरिटी को दर्शाता है। इसके बीच में ओलंपिक सिंबल है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओलंपिक ओथ, तो ओलंपिक ओथ किसने लिखा था? फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स ने, यानी बैरन पैराडी कबॉटिन ने। ठीक है। द ओथ टेकिंग प्रैक्टिस स्टार्टेड फ्रॉम द 1920 गेम्स। इसकी प्रैक्टिस 1920 गेम्स से स्टार्ट हुई। एट द ओपनिंग सेरेमनी वन एथलीट फ्रॉम द होस्ट कंट्री टेक्स द ओथ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एथलीट्स बाय होल्डिंग अ कॉर्नर ऑफ द ओलंपिक फ्लैग। तो ओथ कौन लेता है? एक एथलीट लेता है, जो उस कंट्री का एथलीट जो कंट्री होस्ट कर रही है ओलंपिक गेम्स को। और कैसे लेता है? ओलंपिक फ्लैग का एक कॉर्नर पकड़ के ओथ ली जाती है। एवरी एथलीट प्रोमिसेस टू प्ले फेयरली एंड ओबे ऑल द ओलंपिक रूल्स। और इसमें क्या होता है कि हर जो एथलीट होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो सही से खेलेगा, फेयरली खेलेगा, प्लस ओलंपिक रूल्स को ओबे करेगा। ओलंपिक एंथम, तो इसको कंपोज किया था स्पीरो सेमरस, जिनका म्यूजिक है, और कॉस्टिस पैलेमिस के वर्ड्स हैं। फर्स्ट टाइम इसको 1896 में प्ले किया था एट द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन एथेंस, यानी कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में एथेंस में इसको फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था। ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, तो ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर के मेनली 3 पिलर्स हैं, IOC, IFS और NOC। अब हम एक एक करके देखते हैं इनको। पहले है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC। तो ये जो है सुप्रीम अथॉरिटी है ओलंपिक मूवमेंट की, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? स्विट्जरलैंड, यानी कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड में। वॉज फाउंडेड इन 1894 में बनाई थी पैराडी कबॉटिन, फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स ने। सी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम्स इंक्लूडिंग डिसाइडिंग विच कंट्री विल होस्ट द गेम्स। ये सारे एस्पेक्ट्स को देखती है। ये कमेटी का काम, मेन काम है कि अगली गेम्स कहाँ पे होने वाली हैं इसको डिसाइड करना। इसके रोल्स देख लेते हैं अब। डोपिंग के अगेंस्ट फाइट करना, फेयर प्ले को प्रमोट करना, वुमेन्स को प्रमोट करना, एनकरेज करना स्पोर्ट्स के लिए, रेगुलर सेलिब्रेशन कराना ओलंपिक गेम्स की, फाइट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, एनकरेज करना, डेवलपमेंट करना, कोऑर्डिनेशन रखना स्पोर्ट्स का और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स का। तो ये सारे रोल्स थे अपने IOC के, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स आर द गवर्निंग बॉडीज ऑफ ईच इंडिविजुअल स्पोर्ट दैट इज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स। तो इसमें क्या है कि अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग फेडरेशन है, जैसे कि फुटबॉल की अलग है, बास्केटबॉल की अलग है, एथलेटिक्स की अलग है। तो मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग फेडरेशन है। देयर आर करंटली 33 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अब करंटली 33 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं इसके रोल्स क्या क्या हैं। रोल्स देख लेते हैं। टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल्स, responsible for overseeing the rules and regulations of their respective sports at the Olympic Games। Olympic Games में अपने गेम की रूल्स और रेगुलेशन को देखना। play an important role in the development and promotion of their respective sports outside of the Olympic Games। जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट में प्लस प्रमोशन में। सिर्फ ओलंपिक गेम्स में ही नहीं, ओलंपिक गेम्स के बाहर भी जो गेम्स होती हैं अलग अलग, उनमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और लास्ट है इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाना अपने अपने स्पोर्ट्स के, जैसे सेपरेटली कराना, कोचिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करना और अपने स्पोर्ट को वर्ल्ड में प्रमोट करना। ऑल राइट। NOC यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी। तो हर कंट्री की अपनी एक अलग ओलंपिक कमेटी होती है। A NOC is a national constituent of the worldwide Olympic movement. There are 206 national Olympic committees in the world. तो वर्ल्ड में 206 नेशनल ओलंपिक कमिटीज हैं
All the national Olympic committees are recognized by the International Olympic Committee. तो सारी नेशनल ओलंपिक कमिटीज को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से ही मान्यता प्राप्त है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। टू डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ओलंपिक मूवमेंट को अपनी अपनी कंट्री में डेवलप करना, प्रमोट करना, प्लस उसे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग अ डेलीगेशन ऑफ एथलीट्स टू द ओलंपिक गेम्स, यानी अपने कंट्री से स्पोर्ट्स पर्सन्स को ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजना। मेक एफर्ट्स टू स्टॉप डोपिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में डोपिंग रोकने के लिए एफर्ट्स लगाना। और लास्ट है टेक एक्शन एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस इन स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स में भेदभाव हो रहा है किसी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ या फिर वायलेंस हो रही है स्पोर्ट्स में, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना भी हमारी नेशनल ओलंपिक कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है। ओलंपिक वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू है एक्सीलेंस। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट विनिंग, यानी जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, पर पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। मेकिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना इंपॉर्टेंट है। एंड एन्जॉइंग द हेल्दी कम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड विल। और हेल्दी कम्बिनेशन यानी बॉडी का कम्बिनेशन, माइंड का कम्बिनेशन प्लस विल का कम्बिनेशन, इनका कम्बिनेशन एन्जॉय करना इंपॉर्टेंट है, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सीलेंस वैल्यू में ये है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का तो आपको पता ही है, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। जो भी स्पोर्ट्स के गेम है, जो भी आपका इवेंट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करना, प्लस अपने इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, पूरे वर्ल्ड के लोगों में हम स्पोर्ट्स को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह देखें जो हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग कराए, यानी हमारे बीच एक फ्रेंडशिप बनाए। लास्ट टॉपिक है हमारा ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तो पहला है जॉय ऑफ एफर्ट। जॉय ऑफ एफर्ट एनकरेज करता है टू एम्ब्रेस द चैलेंज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड टू पुश देमसेल्व्स टू अचीव देयर पर्सनल बेस्ट, यानी चैलेंजेस को फेस करना फिजिकल एक्टिविटीज़ में, प्लस अपने आप को पुश करना पर्सनल बेस्ट, यानी अपना बेस्ट अचीव करना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, प्लस दूसरों की हेल्प करना टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड सेटबैक्स एंड टू एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग देयर फिजिकल फिटनेस, प्लस एन्जॉय करना इम्प्रूविंग साइकिल को, यानी उस प्रोसेस को जिसमें हम अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को एंजॉय करना। नेक्स्ट इज फेयर प्ले। इट इज अबाउट रिस्पेक्टिंग द रूल्स, अपोनेंट्स एंड ऑफिशियल एंड अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिशंस, यानी कि हमें ईमानदारी से खेलना चाहिए, रूल्स की, अपोनेंट्स की, अपने कंपिटिटर्स की, ऑफिशियल्स की, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स, वही रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी से यानी ईमानदारी से खेलना। टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस इन देयर इंटरेक्शंस विद अदर्स, यानी फेयर प्ले में आप यही लिखोगे कि रूल्स को फॉलो करना प्लस ईमानदारी से खेलना, रूल्स और रेगुलेशंस की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। In the context of sports and physical education, respect for others encourages individuals to treat their opponents, teammates, coaches and officials with respect and understanding. तो यानी हर एक को रिस्पेक्ट देना, हर एक को रिस्पेक्ट वे से ट्रीट करना, चाहे वो आपके अपोनेंट्स हों यानी आपके कंपिटिटर्स हों, टीममेट्स हों, आपके कोचेस हों, आपके ऑफिशियल्स हों, सबको रिस्पेक्ट देना। प्लस अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर ना करना, जैसे कि टोंटिंग, चीटिंग या फिर फाउल प्ले नहीं करना, ईमानदारी से खेलना है। जो आपका फेयर प्ले है और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और लास्ट है एक दूसरे के कल्चर के प्रति, धर्म के प्रति, प्लस जो सोशल डिफरेंस है आप लोगों में उसके प्रति रिस्पेक्ट शो करना, एक दूसरे को समझना। परसूट ऑफ एक्सीलेंस। In the context of sports and physical education, the pursuit of excellence encourages individuals to set high goals for themselves and to work hard to achieve those goals. तो इसमें है अपने गोल्स को सेट करना प्लस उनके लिए हार्ड वर्क करना कि आप उन गोल्स को अचीव कर सको। इस तरीके से अपना माइंड सेट करना कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें कि हमें इससे सीखने को मिलेगा, हमारी इससे ग्रोथ होगी, ना कि उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखें।
और लास्ट है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए एनकरेज करना इंडिविजुअल्स को एंड टू सीक आउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना लर्निंग के लिए और ग्रोथ के लिए। यानी कि मेन बात ये है कि जब भी कोई चैलेंज आ रहा है आपकी फिटनेस में या फिर आपकी ग्रोथ में, तो उसको लर्निंग और ग्रोथ के वे से लेना, उसको ये समझना कि हमें इससे क्या क्या सीखना है, हमें इससे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, ना कि उसको एक प्रॉब्लम बना लेना। ठीक है। लास्ट है आपका बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड। इसमें मतलब इसका मतलब है कि फिजिकल स्ट्रेंथ, एगिलिटी, एंड्योरेंस की डेवलपिंग के साथ साथ अपनी मेंटल प्लस इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान देना, जैसे कि थ्रू रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू ध्यान देना। उसके बाद टफ चैलेंजेस में जब आपकी फिटनेस में, आपकी प्रोग्रेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें मेंटली फिट रहना, स्ट्रेस नहीं लेना, और उसको मतलब बड़े जोश के साथ आपको हैंडल करनी है पूरी सिचुएशन। एनकरेजेस इंडिविजुअल टू डेवलप मेंटल टफनेस की डेवलपमेंट करना। जो भी चैलेंज आपकी तरफ आ रहा है, जो भी चैलेंज, चाहे वो लाइफ का है, चाहे आपकी फिटनेस का है, चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसको मेंटली फिट रह के फेस करना, ना कि स्ट्रेस लेके बैठ जाना, ऐसा नहीं करना है। और लास्ट में हमारा है कि वही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना प्लस मोटिवेटेड रहना। देखो हर काम जो है पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिविटी से आसान हो जाता है, तो पॉजिटिव रहना मेन बात है। क्लियर। तो इसमें हमारे लास्ट पॉइंट में ये है कि हमें फिजिकल तो फिट रहना ही रहना है, प्लस उसके साथ साथ हमें मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है और अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ओके।